और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार पार्ट टू। इसके पहले हमने एक पार्ट टू के पहले एक पार्ट वन बनाया हुआ है मौलिक अधिकार, जाकर देख सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की कर रहे हैं तो जैसे सीजे सीजीएल उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, या आप स्टेट लेवल छोड़ के आप सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं तो भी। एसएससी की हम लोग बात करें, यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी सब में इससे सवाल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। मेरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जेएसएससी जेई एक्साइज कांस्टेबल और सीजीएल के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही टेस्ट सीरीज है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ एक डेमो, आप जाके डेमो देख लीजिए, पसंद आए तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए पहला सवाल क्या हमारा, ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है, देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, मतलब खाना पीना जो खाना आपको, ठीक है। दोस्तों जब पर्याप्त साधन है, क्या एक मौलिक अधिकार है? नहीं है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हम लोग बात करें तो ये आंसर हो गया, मगर आगे हम लोग बात करें तो समझ लेते हैं कैसे ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी कैसे मौलिक अधिकार है। जैसे हम लोग बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 और 24 के बीच आपको ये देखने को मिल जाता है, 23-24, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आपको पता होगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच आपको ये देखने को मिल जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, आपको पता होगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच आपको ये मिलेगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनता है, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मतलब कि हमारे धर्म की बात जो है ये आपके प्रस्तावना में भी की गई है, आपको पता होगा प्रस्तावना में भी धर्म की बात की गई है, ठीक है। तो एक सवाल पूछा जाता है, क्या हमारा देश, क्या धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष की बात जो है हमारे प्रस्तावना में किया गया है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से सवाल बनते हैं कि धर्म निरपेक्ष की जो बात है वो कहाँ पे की गई है, तो हमारे प्रस्तावना में की गई है। और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? क्या सरकार, क्या एक राज्य धर्म विरोधी है? ठीक है, ऑप्शन आप करेगा धर्म विरोधी है। ऑप्शन बी, देखिए धर्म विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, एक राज्य हमारा भारत जो है वो धर्म विरोधी नहीं है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष का यही मतलब है कि वो किसी एक खास धर्म को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान चले जाइए तो वहां पे एक अलग धर्म है, मुस्लिम है, ठीक है। आप अलग अलग कंट्री में चले जाएंगे तो अलग अलग वहां के धर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है? पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमने देख लिया, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आर्टिकल 19(1) के अंदर ये आता है, ठीक है। मतलब कि आप अपना कुछ भी बोल सकते हैं, आपके मन की बात बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कमेंट में बोल देते हैं ना, तो आप आपके मन में कुछ भी बात हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 19(1) के तहत हमें ये अधिकार मिला गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में आपको 6 अधिकार देखने को मिलेगा, ठीक है, 6 अधिकार। मगर ये पहले 7 अधिकार था, आर्टिकल 19 में पहले कितना अधिकार था? 7 था। उसमें प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का अधिकार आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। और एक जो है प्रॉपर्टी का अधिकार आर्टिकल क्या 31 में देखने को मिलता था क्या? कमेंट में आंसर करेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में भी आपको संपत्ति का अधिकार देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो जिसे हटा दिया गया, इसलिए पहले 7 अधिकार थे आर्टिकल 19 में, मगर अब इसमें 6 अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे हम लोग चलेंगे इसमें। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी की हम लोग बात करें तो आपको पता है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच है, ठीक है। उसके बाद है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज विमेन। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। कि समान काम के लिए समान वेतन मिले, तो ये एक मतलब कि कहने का मतलब है कि मैन और विमेन को दोनों को एक इक्वल मिलना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मेल और फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल क्या हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन है, आपको पता है मेनका गांधी का केस आया था, हमने कल जिक्र किया था, ठीक है। तो मेनका गांधी का जो केस आया था, तो इसमें क्या है, मेनका गांधी का जब केस आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कई सारी बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा था 35 लिस्ट बताई थी उन्होंने कि भाई ये चीज जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर, याद रखिएगा 21, आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सबसे बड़ा अधिकार है ये, मतलब जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपका जीवन को छीन नहीं सकता, ठीक है। हाँ, कानूनी तौर पर छीन सकता है, यदि किसी ने क्राइम कर दिया है तो फांसी दी जा सकती है, ठीक है।
मगर ऐसे नॉर्मली जो है किसी की जीवन नहीं छीनी जा सकती है, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ यही नहीं आती है, आर्टिकल 21 में साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, मतलब प्राउड के साथ, सीना तान के जो है आप मतलब कि जीने का अधिकार आप रखते हैं, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इसमें कई सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, 35 बातें की थी, जैसे सोने का अधिकार इसमें है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, मतलब कि आपके कोई मैसेज जो है वो किसी को लीक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो किसी को वो मतलब शेयर कर दे, यदि आप शेयर कर देता है कोई तो अब जो केस कर सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो आर्टिकल 21 में लिखी गई हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों को याद रखेगा। अब देखिए, आर्टिकल 21 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, मतलब कि जब मेनका गांधी का केस चल रहा था, तो आर्टिकल 21 के अंदर में एक लिस्ट बना दी गई थी। हमारे संविधान में कहीं भी राइट टू प्राइवेसी या जो 35 लिस्ट है वो लिखा गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई ये लिस्ट है, जैसे सोने का अधिकार है वो ये आपको नहीं मिलेगा इस संविधान में। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निजता का अधिकार वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी निजता का अधिकार जो है वो वर्णन नहीं किया गया आपके भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन करने की बात की गई कि 14 साल के बच्चे तक को जो है फ्री में एजुकेशन देनी चाहिए, ये उनका हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे जाकर क्या हुआ कि एक एक्ट बना दिया गया जिसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट 2022। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को तो वही पूछा गया है यहाँ पे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प व्हिच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, मतलब जिनका 14 साल से ज्यादा हो गया वो नहीं बोल सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है या आप मेरा डिप्लोमा कॉलेज में फ्री में एडमिशन करवा दो, नहीं बोल सकते आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए, बैंकक्रप्ट जो दिवालिया हो गए हैं, एलियन मतलब कि जो विदेशी हैं। देखिए विदेशी के बाद भी जो है फंडामेंटल राइट होता है, जैसे आर्टिकल 14 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो आप विदेशी के पास भी अधिकार है। ठीक है, कई सारे फंडामेंटल राइट आपको विदेशी को भी दिए जाते हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंटरवल डिजीज। ठीक है, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, क्या उसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल सफरर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है किस आर्टिकल के तहत होती है। देखिए इंडिया प्रेस की हम लोग बात करें तो कई सारे आर्टिकल फिर से जोड़े भी गए थे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो कि आर्टिकल 19(1) के अंदर दिया गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा 6 अधिकार कौन सा है, मैं आगे पूरी लिस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, सबसे आसान है, मैंने ट्रिक भी बनाया था एक बार जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, उस टाइम ट्रिक भी बताया था, मैं आज भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मतलब कि इसी मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये यही जो अधिकार है वो प्रेस को पावर देती है, इंपावर करती है कि भाई आप कुछ बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल कहाँ चला गया भाई, ये आर्टिकल 19 हमने लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा मैंने दिखाया आर्टिकल 19 में कौन कौन से अधिकार है, 6 अधिकार हमने चर्चा की। तो पहला अधिकार है भाषा और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब भाषण, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि गरिया दीजिएगा, एक गाली देने वाला काम नहीं करिएगा। ठीक है, कि भाई आर्टिकल 19(1) में कहा गया है कि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी का मतलब गाली देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19(1) में बोला गया है कि आप कुछ भी बोलिए, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको मुंह में पट्टी कोई नहीं मारेगा, मतलब आप बिल्कुल स्वतंत्र है बोलने के लिए। ये आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19 का फर्स्ट वाला में ये बोला गया है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आप बात कर रहे हैं, देखिए कैसे आप ट्रिक से याद करिएगा इसको। ठीक है, आर्टिकल 19 के 6 अधिकार को कैसे याद रखिएगा। पहले कहा गया, पहला कहा गया कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बोल रहे हैं, आसपास में आपके मित्र बैठे हुए हैं, मतलब कोई मित्र नहीं है अभी, मान लीजिए कई लोग बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बात करने के बाद क्या होगा, बात करने के बाद क्या हुआ कि आप इकट्ठा होने की बात हो रही है। ठीक है, कि भाई चलो भाई सबको मिलके इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये जो है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के यहाँ पे जमावड़ा करने की बात जो है वो आर्टिकल 19 के सेकंड वाले में कही गई है। उसके बाद हम लोग बात करें तो संघ और यूनियन का गठन करने के लिए अब सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होके क्या कहा उन्होंने
कि भाई एक काम करते हैं, इकट्ठा तो हम लोग हो गए लेकिन एक यूनियन बना लेते हैं। जैसे हमने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, तो आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, देखिए वहां पे आपको कई सारे अपडेट मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रुप बनाया है, उसी तरह से ग्रुप बनाने की बात हो गई कि भाई चलो सबको इकट्ठा बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। तो ये सी में कही गई, ठीक है, आर्टिकल 19 का सी में। उसके बाद आगे क्या भागे कि भाई चलिए इकट्ठा हो गए हम लोग, हमने यूनियन भी बना ली। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं, नहीं बोलते पार्टी करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे घूमने जाने की बात की गई है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वही लिखा गया है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप चले गए कहीं गैंगटॉक घूमने या कहीं चले गए आप क्या करेंगे, मन हो गया चलो यही बस जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहीं पे बस जाइएगा। तो ये भी आपके पास अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत। उसके बाद हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 19 एफ नहीं है, ठीक है, एफ नहीं है क्या कहीं भी है, देखिए ई के बाद जी चलाया। तो ये एफ में ही लिखा गया था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दीजिए, ठीक है, कि आप कहीं भी संपत्ति एक्वायर कर सकते हैं। ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक आपका लीगल राइट है, ठीक है। हमने कल वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करें तो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी स्वतंत्र है किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 जी में लिखा गया है, ठीक है। याद हो गया आपका, मैंने क्या कहा, पहले आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पहली बात लिखी गई है ए में। उसके बाद बात करते करते क्या हुआ कि आप बोला कि चलिए इकट्ठा होते हैं, तो आप इकट्ठा हो गए। उसके बाद आपने कहा इकट्ठा चलो हो गए, यूनियन बना लेते हैं। तो सी में ये बात है, यूनियन बना लिया। अब यूनियन बना लिया आपने, संघ बना लिया, कि उसके बाद आपने बोला कि चलो पार्टी करते घूमने चलते हैं, ठीक है। अब संघ बन लिया हमने, अब हम लोग घूमने चलेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद बोला गया कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, घूमने चले गए, रहने का मन हुआ रह गए, तो ये ऑप्शन ई में लिखा गया है। उसके बाद जी में क्या गया कि आप घूमने रह गए, वहां पे बस गए जब, यहाँ पे देखिए ई वाला में बस गए आप ना, कहीं पे स्थायी रूप से बस गए हैं, ठीक है। तो जब आप बस जाइएगा तो खाना पीना खाना पड़ेगा कि नहीं, आपको नौकरी चाकरी करना पड़ेगा। तो वही बातें लिखी गई जी में कि भाई आपको नौकरी चाकरी कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट की कौन सी वायलेशन हो रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या, पर्सन वाज डिटेन्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाइल डूइंग फॉर कास्टिंग वोटिंग इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन दे रहे थे आप, वोट दे रहे थे, आपको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये आपका ह्यूमन राइट का उल्लंघन है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो बी नंबर यहाँ पे, सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग, ठीक है, कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रही थी कि तलाशी हो रही थी, ठीक है। उसमें क्या किया गया, तलाशी के दौरान बंदे को मार दिया गया। तो क्या ये आपका फंडा, ये क्या ये आपका ह्यूमन राइट का जो है वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने कहा ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन राइट जो होता है एज अ ह्यूमन, मतलब आप मानव है तो आपके पास वो अधिकार है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट। लेकिन मान लीजिए जो फंडामेंटल राइट होता है वो सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं रहता है, वो एक कंपनी को हो सकती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट सिर्फ ह्यूमन को नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट एक कंट्री में जो है कन्फाइंड होती है, मतलब एक कंट्री में सीमित होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पास 6 मौलिक अधिकार है, अमेरिका में चले जाएंगे, आप बोलेंगे कि आप कि भाई आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है, चलो हमको रिजर्वेशन दो, अभी यहाँ पे हम कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, जॉब लेंगे। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे संविधान ने कहा है। इंडिया में आप बोल सकते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाकर नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार एक देश तक सीमित होती है। हाँ, कुछ होती है, कुछ अधिकार आपको मिल जाते हैं, वो अलग चीज है, मगर हम बोलेंगे ये कि मौलिक अधिकार जो है वो सीमित होती है, ठीक है, एक देश तक सीमित होती है। लेकिन जो ह्यूमन राइट होती है वो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में वो आपकी रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। आप यदि चाइना चले जाएंगे तो चाइना में आपकी कितनी ह्यूमन राइट मतलब कि काम आएगी, वो अलग चीज है, वो तो कंट्री पे मतलब डिफर करेगा। लेकिन आप बोल सकते हो कि ह्यूमन राइट आपकी मानव के अनुसार आपको कहीं भी मिलता रहेगा। और ह्यूमन राइट आप जब से जन्म ले लिए हैं तब से आपकी ह्यूमन राइट है, ठीक है। जैसे आप, मैं बात कर रहा हूँ 6 से 14 साल के बच्चों तक की, क्या है, राइट टू एजुकेशन है, वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी एक फंडामेंटल राइट है ये, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, नहीं बोल सकता हूँ ना। लेकिन ह्यूमन राइट जन्म के साथ ही हो जाता है, आपकी कितनी एज है उससे मतलब नहीं है ह्यूमन राइट को, ठीक है। आपने समझ लिया चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हमारा सवाल है द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो जो प्रोविजन होती है फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में जो भी बातें कही गई है कि मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज है, ठीक है, तो वो क्या संशोधित कर सकते हैं हम लोग? क्या उसमें संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार संशोधन हुए मौलिक अधिकार में, ठीक है। आपको पता है, जैसे हम बात करें संपत्ति का अधिकार है, तो वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है, तो एक संशोधन हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, तो ये संशोधन ही है, ठीक है। तो संशोधन बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या है मतलब कि ये तो ऑप्शन ये वाला गलत है, ठीक है। ये वाला भी गलत है, क्योंकि 2/3 से ये जो है अमेंड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ऑप्शन डी सही है। ये आप कैसे करेंगे? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जितने पार्लियामेंट मेंबर होते हैं और कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कितना वोटिंग कर रहे हैं, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जो है प्रत्येक स्टेट को ये भेजा जाता है रेटिफाई करने के लिए कि भाई हमने इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया है या अमेंड कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या राय है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने एक बताया था आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, ठीक है, जब हम लोग पढ़ा रहे थे आर्टिकल 1, जब स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, मतलब कि जिस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट आप कर सकते हैं जिसमें कहने का मतलब कि मेजोरिटी की कोई जरूरत नहीं होती, जो हमने कहा ना 2/3, इस मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, और नहीं पता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है? टेंशन मत लीजिए, सवाल वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बहुत सारे मेरे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये प्रश्न है, तो जरूर आंसर करिएगा इसका, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। क्या क्या बोला गया है? ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स पर गिवन, बिल्कुल सही बात है भाई, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, अब 6 हो गए हैं, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। दूसरा, पर 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और उस टाइम में जो है 78 79 की बात ये है, इंदिरा गांधी के बाद ये आए थे, ठीक है, सत्ता में 2 साल के लिए मात्र ये आए थे। और उन्होंने क्या किया था, ये जो है मैंने जो कहा यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को बदल दिया था, मतलब उसे हटा दिया गया था, ठीक है। तो 2 साल में ही इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड 2 आर राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारे क्या है? नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि राष्ट्र आपातकाल लग रहा है, तो कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको आप नहीं हटा सकते? ऑप्शन के अनुसार जाएंगे हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, कहीं भी आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते कहीं भी। दूसरा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ये आपका अधिकार बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अधिकार आपका रह जाएगा, तो वही यहाँ पे आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा? Which one of the following subject comes under common jurisdiction of Supreme Court and High Court? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कॉमन चीज आती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जा सकते हैं। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ठीक है, आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाएंगे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। आपकी मर्जी नहीं है कि दिल्ली कौन दौड़ेगा भाई, हम एक काम करते हैं, रांची में ही अपना काम चलाते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत आप रांची जाइए हाईकोर्ट में, ठीक है, तो वो आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पे। हालांकि मैं बता दूं, आर्टिकल 226 के तहत जो है ये क्या करती है, हाईकोर्ट रिट जारी करती है, आदेश जारी करती है, रिट का मतलब आदेश होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 226 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, अन्य अधिकार के लिए भी आप जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है। लेकिन आर्टिकल 32 का प्रयोग करके रिट जो है, रिट का मतलब आदेश होता है, आदेश का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कोई कोर्ट यदि गलत कर रहा है या किसी तरह की गलत हुई है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कितने टाइप की रिट होती है, नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके एमसीक्यूज भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे चीजों को। तो यहाँ पे आप आर्टिकल 32 का जब बात करेंगे यहाँ पे, तो आर्टिकल 32 में सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी करती है, लेकिन आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा भी कई सारी चीजों पे वो यहाँ पे रिट जारी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या है? अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल मैंने कहा था कि 21 में यहाँ पे क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जहां पे भी A B C D ऐसा लिखा रहे ना, मतलब समझिए वो अमेंडमेंट है, मतलब उसमें क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86th अमेंडमेंट,
ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे क्या है? नेक्स्ट सवाल है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आपको पता है, फंडामेंटल नहीं सॉरी, यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, आर्टिकल 32 को कहा गया और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बातें कही थी। ठीक है, कारण यही है क्योंकि आर्टिकल 32 एक महान आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल क्या करता है, सभी आर्टिकल की रक्षा करता है। कारण ये कि मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार का हनन हो गया, आप कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? यही तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इसलिए आर्टिकल 32 आपको यह पावर देती है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और अपनी बातें को रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या है? राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो क्या है, किसके अंदर है? तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आपको मतलब समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है, तो ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, ए सी और डी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 है। ठीक है, तो 14 भी आप देखिए, 15 भी देखिए और 16 भी देखिए, आर्टिकल 13 इसमें नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 इसलिए ए सी डी सही आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 12 और 13 की चर्चा हमने कल की थी, कि है ना, कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हम चलेंगे, which of the following articles of the constitution guarantees equality of opportunities to all citizens of India in matters of relating to public employment। ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, मतलब रोजगार में जो रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस को या महिलाओं को, वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 16। लेकिन यही वाला यदि आप कॉलेज में एडमिशन जाएंगे कराने के लिए तो आर्टिकल 15 के तहत जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी तो इसलिए आर्टिकल 16 होगा, मगर यदि कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने की बात होती तो आर्टिकल 15 होता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? Which one among the following pairs of articles relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of Indian Constitution? ठीक है, तो कौन सा नहीं हटा सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, तो 21 तो आपको पता है कि मतलब कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब आपकी जान को छीन नहीं सकता, गर्व से जीने का अधिकार है आपको, ये तो आर्टिकल 21 आप समझ रहे हैं, मतलब आपकी जान जो है इमरजेंसी के दौरान नहीं छीनी जा सकती, ये आर्टिकल 21 कहता है। तो एक तो ये आपसे नहीं छीन सकता कोई। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में हम आगे चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 में बहुत सारी बातें कही है। पहली बात ये कही गई है कि यहाँ पे मतलब कि देखिए, नो पर्सन शैल बी convicted for an offense unless he has at the time of committing any act which is charged as an offense has violated any law in force or shall be liable to penalty greater than that of which could have been imposed under the law in force। देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए आज के डेट में, ठीक है, मान लीजिए आज का तारीख कितना है, 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल को मान लीजिए कोई क्राइम करता है, तो 3, हालांकि आपको ये वीडियो 4 अप्रैल को देखने को मिल रही होगी, तो 4 अप्रैल मान लेते हैं। तो 4 अप्रैल को मान लीजिए किसी ने कोई कमिट किया, मतलब कोई क्राइम किया। ठीक है, तो मान लीजिए वो क्राइम किया, तो ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को उसने क्राइम किया और बना दिया गया 5 अप्रैल को कोई नियम कानून, तो 5 अप्रैल के नियम के कानून के अनुसार कोई भी उस पर सजा नहीं होगी। ठीक है, तो 4 अप्रैल को किया है तो 4 अप्रैल के पहले का जो भी नियम होगा, उसके पहले जब उसने कमिट किया है उसके पहले का जो भी कानून होगा उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, उसके बाद के कानून की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 21 में यही कहा गया है। 20 में 3 चीजें कही गई है। दूसरी बात क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A person shall not be prosecuted and punished more than once, मतलब एक आदमी को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता है, समझे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी का केस में काफी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी के जो हत्यारे थे ना, वो आर्टिकल 20(2) के तहत ही छूट गए थे। ठीक है, मैं कारण बताता हूँ आपको। देखिए, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको जेल में रखा गया था। ठीक है, कई सारे केसेस चले। केस चलने के बाद क्या हुआ कि क्षमा याचना, आपको पता है जो है वो क्या किया गया, तो क्षमा याचना भेजा गया किसके पास, मर्सी पिटिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भेजा गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है वो क्षमा जो है दान दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने कई दिनों तक जो है, सालों तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग चले गए फिर कोर्ट। ठीक है, कोर्ट चले गए, जो मतलब हत्यारे थे वो कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि काफी दिनों तक, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ फिर आगे। देखिए, क्षमादान
देने की बात हुई, कोई भी डिसीजन नहीं आया। ठीक है, अब आप सिंपल से सोचिए, यदि इसको फांसी दी जाती है तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि काफी दिनों तक जो मतलब यहाँ पे समाधान की जो पिटीशन है वो राष्ट्रपति के पास लटक गई थी, तो इतने दिनों तक, साल 2 साल जो यहाँ पे लोग मतलब कि प्रेशर में रहे, जितनी प्रेशर उन्होंने झेली कि आज हम मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तो ये जो प्रेशर झेला वो एक तरह का क्या है, तो एक तरह की वो सजा वो उन्होंने भुगती। ठीक है, इसीलिए जो है इनको दोबारा सजा नहीं दी जाए, दोबारा इनको फांसी बिल्कुल नहीं दी जाए। तो उनको जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल फांसी नहीं दी गई। समझ रहे बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 20(2) का प्रयोग, शानदार प्रयोग जो है किया गया था। ठीक है, शानदार कहीं या जो कहीं। पहला सवाल है, अ पर्सन एक्यूज ऑफ, मतलब कितना लूप होल होता है, आप समझ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यदि किसी बंदे को अच्छे से लॉ की जानकारी है तो आराम से वो बच निकल सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल है, पर्सन मतलब बच इससे ऐसे ही सकता है कि यदि कोई लापरवाही कर दे, ठीक है, तो बच के आराम से वो निकल सकता है। अगला सवाल है, अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको आप जोर जबरदस्ती करके जो है बयान नहीं दिलवा सकते कि बोल दो कि हाँ हमने ही किया है, जी हुजूर हमने किया है। ठीक है, वो आप नहीं करवा सकते। हालांकि आप देखेंगे इसमें कई सारी चीजें होती है, लाई डिटेक्टर वगैरह होता है। ठीक है, तो ये काफी मतलब कि सबके ऊपर ये लागू नहीं होता लाई डिटेक्टर वगैरह। ठीक है, उसके लिए मतलब कि बहुत बड़ा क्राइम क्रिमिनल वगैरह होता है तो उसमें ये लागू होती है। ठीक है, तो उसमें कई तरह के प्रोविजन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये लागू नहीं होता, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 200 आर्टिकल 20(3) है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या है, अगला सवाल है, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम लोग बात करते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 24 में, आर्टिकल ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, an accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself which article। तो आर्टिकल 20 में ये बात की गई है, और आर्टिकल 20 का 3 लिख दे तो ज्यादा बेहतर होता है ये आंसर में, मजा आ जाता फिर। ठीक है, तो आर्टिकल 20 हो जाएगा आंसर, और 3 आर्टिकल 20(3) याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, हमने देखा था ना, देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता रहा। ठीक है, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 20 का 3 में क्या देखा था, देखिए। ठीक है, ठीक है, विटनेस वाला। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि ये वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राइट टू एजुकेशन आरटीई टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 टू 14 ईयर एज। ठीक है, क्या एक फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमने क्या है, एट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टीज। राइट टू प्रॉपर्टी अब कैसा आर्टिकल हो गया, ये एक लीगल राइट हो गया, एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। तो फॉरेन सिटीजन के लिए कौन सा नहीं है, क्या क्या है देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये तो है भाई। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा विदेश से आ जाए कुछ भी जो है यहाँ पे बोल के चल जाए, परमिशन लेनी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।